अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। आज डिस्कस करेंगे कि जब बॉन्ड में चेंज आएगा तो फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ उसके साथ जो है किस तरह इफ़ेक्ट होती है। तो नंबर 1 हेडिंग देते हैं द इफ़ेक्ट ऑफ बॉन्डिंग ऑन physical and chemical properties। आप इसमें आप मेटालिक बॉन्ड को भी इंक्लूड कर सकते हैं, आयोनिक, कोवेलेंट, कोऑर्डिनेट, लेकिन आपके टेक्स्ट बुक में सिर्फ आयोनिक और कोवेलेंट के बीच में जो है डिफरेंस दिया है, तो उन्हीं के ऊपर फोकस करते हैं। तो नंबर 1 फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर जो है क्या असरात मुरतब होंगे। तो नंबर 1 फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, इनको डिस्कस करते हैं। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में नंबर 1 सॉल्युबिलिटी को लेते हैं। अगर आपके पास जिस कंपाउंड में आयोनिक बॉन्ड है तो उनको आयोनिक कंपाउंड कहेंगे, आयोनिक कंपाउंड, और जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड होगा उनको कोवेलेंट कंपाउंड कहेंगे। और फिर कोवेलेंट कंपाउंड्स में नॉन पोलर भी हो सकते हैं और पोलर भी हो सकते हैं। तो जिसमें पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होगा तो पोलर कंपाउंड्स कहेंगे, और जिसमें नॉन पोलर कोवेलेंट होगा तो उसको नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड कहेंगे। अब सॉल्युबिलिटी के लिहाज से इनको एक्सप्लेन करते हैं। आयोनिक कंपाउंड में आयंस मौजूद होते हैं, इनके ऊपर कंप्लीट पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होगा। ये जो है डिज़ोल्व हो जाते हैं इन पोलर सॉल्वेंट, ईजीली डिज़ोल्व एंड पोलर सॉल्वेंट। ये पोलर सॉल्वेंट में डिज़ोल्व होंगे आयोनिक बॉन्ड की वजह से। और किस प्रोसेस के तहत जो है ये डिज़ोल्व होंगे, उस प्रोसेस को हम कहते हैं हाइड्रेशन। यानी ऐसा प्रोसेस जिसमें कीटाइन और एनाइन के सराउंड में वाटर के मॉलिक्यूल जो है ये खड़े हो जाते हैं इस तरह तरीके से कि कीटाइन की तरफ अपना नेगेटिव पोर्शन और पॉजिटिव पार्ट जो है वाटर मॉलिक्यूल का वो एनाइन की तरफ होगा। जैसे क्लोराइड है तो वाटर में हाइड्रोजन पार्शियली पॉजिटिव क्लोराइड की तरफ होगा। इस प्रोसेस को हाइड्रेशन कहा जाता है। इनके सराउंड आप 4 वाटर मॉलिक्यूल ड्रा कर दे, होते तो 6 है, लेकिन डायग्राम में आप 4 मॉलिक्यूल इस तरह शो कर दें कि ऑक्सीजन सोडियम की तरफ हो, तो इस प्रोसेस को हाइड्रेशन कहा जाता है। यहाँ पर हम सिर्फ ये डिस्कस करेंगे कि जो जितने भी आयोनिक कंपाउंड है जिसमें आयोनिक बॉन्ड है तो वो वाटर सॉल्युबल होते हैं, ये पोलर सॉल्वेंट में डिज़ोल्व होंगे। लेकिन अगर कोवेलेंट बॉन्ड हो तो कोवेलेंट में जिसमें पोलरिटी पाई जाती है ये पोलर सॉल्वेंट में डिज़ोल्व होंगे, पोलर सॉल्वेंट में डिज़ोल्व या soluble and polar solvent। और जो नॉन पोलर होंगे ये soluble and नॉन पोलर सॉल्वेंट, ये नॉन पोलर सॉल्वेंट में soluble होंगे। जो आपके पास जैसे Cl2 है, O2 है, तो ये आपके पास इजीली नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिज़ोल्व होंगे। हालांकि कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी होते हैं, ऑक्सीजन नॉन पोलर है लेकिन फिर भी पानी में डिज़ोल्व हो जाता है पोलर में। जो आपके पास पोलर सब्सटेंस है जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड है जैसे HCl, एसिटिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, NH3, तो ये पोलर सॉल्वेंट में डिज़ोल्व होंगे। तो एक तो सॉल्युबिलिटी में डिफरेंस आया कि अगर नॉन पोलर हो तो नॉन पोलर सॉल्वेंट, अगर पोलर हो तो सिंपल जनरल रूल ये हैं। तो ये जो है पोलर सॉल्वेंट में डिज़ोल्व होंगे। यहाँ पर जो है आप नाइट्रोजन बना दें, कार्बन डाइऑक्साइड, हालांकि इनका कुछ ना कुछ मकदार जो है डिज़ोल्व हो जाता है लोन पेयर की वजह से, लेकिन जनरल रूल के मुताबिक जैसे CH4 है तो ये आपके पास पेट्रोल में तो डिज़ोल्व होगा।
लेकिन जो पोलर सॉल्वेंट होंगे, अगर CH4 को हम वाटर में ऐड करेंगे तो वाटर में जो है वो डिज़ोल्व नहीं होगा। तो इनको दो हिस्सों में तकसीम किया कोवेलेंट कंपाउंड को, जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड होगा। अगर ये पोलर हो तो पोलर सॉल्वेंट में डिज़ोल्व होगा, और नॉन पोलर हो तो नॉन पोलर में। और जितने भी आयोनिक कंपाउंड है वो टोटली पोलर सॉल्वेंट में डिज़ोल्व होते हैं। इनके अलावा और कोई दूसरा प्रॉपर्टीज़ इनके अलावा, नंबर 2 इनका फिज़िकल स्टेट। फिज़िकल स्टेट जो है जिसमें आयोनिक बॉन्ड होगा, यानी आयोनिक कंपाउंड्स, तो ये तमाम के तमाम जो है सॉलिड स्टेट में होंगे। क्यों? इसलिए कि इनका फिज़िकल स्टेट जो है हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से एक्सप्लेन करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो पॉजिटिव नेगेटिव आयन के बीच में जो अट्रैक्शन होगा। लेकिन आपके पास अगर ये कोवेलेंट नेचर हो तो कोवेलेंट सब्सटेंस जो है, कोवेलेंट कंपाउंड्स, उसमें हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को देखते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा है तो वो जो है आपके पास सॉलिड स्टेट में होंगे। अगर कम हो तो लिक्विड भी हो सकते हैं, गैसियस में भी हो सकते हैं। जैसे आपके पास शुगर जो है, इसमें कोवेलेंट बॉन्ड है, लेकिन इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड भी मौजूद है, और इनका मॉलिक्यूलर साइज़ ज़्यादा है, तो ये सॉलिड स्टेट में होगा। इसी तरह आपके पास H2O है, तो ये लिक्विड स्टेट में मौजूद है। हाइड्रोजन बॉन्ड इसमें भी मौजूद है, लेकिन मॉलिक्यूलर साइज़ इससे छोटा है। और इनके निस्बत हम कार्बन डाइऑक्साइड को ले ले तो ये गैसियस स्टेट में है। इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड, इसमें जो है लंदन डिस्पर्जन फोर्स होगा कार्बन डाइऑक्साइड में। तो कोवेलेंट कंपाउंड्स जो होंगे ये आपके पास तीनों स्टेट में पाए जाते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। और जो आयोनिक कंपाउंड हैं ये तमाम के तमाम जो है सॉलिड स्टेट में होंगे। तीसरा, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर बॉन्ड का और क्या असर होगा? कंडक्टिविटी आप इसमें एक्सप्लेन कर सकते हैं। कंडक्टिविटी अगर आपके पास आयोनिक कंपाउंड है जिसमें आयोनिक बॉन्ड हो तो ये तमाम के तमाम जो है सॉलिड स्टेट में बेड कंडक्टर होंगे, बेड कंडक्टर या पुअर कंडक्टर होंगे, क्योंकि इसके आयन जो है फिक्स होते हैं। लेकिन अगर इनको हम मोल्टन स्टेट में लेंगे या इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन लेंगे तो फिर ये जो है आपके पास ये गुड कंडक्टर होंगे, गुड कंडक्टर। लेकिन क्योंकि ये मोल्टन स्टेट में और सॉल्यूशन की शक्ल में जो है इसमें फ्री आयन मौजूद होंगे, क्योंकि कंडक्शन के लिए या तो फ्री आयन या फ्री इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। जिस चीज़ में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मेटल है तो उसको इलेक्ट्रिकल कंडक्टर कहा जाता है, और जिसमें फ्री आयन होते हैं उसको इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर कहा जाता है। आपके पास अगर ये कोवेलेंट नेचर हो तो कोवेलेंट में आपके पास फिर दो हिस्सों में डिवाइड कर दे। जो पोलर होते हैं तो ज़्यादातर कोवेलेंट कंपाउंड वो आयनाइज नहीं होते, बेड कंडक्टर होते हैं। लेकिन जो आपके पास पोलर नेचर के हों, जैसे कि आपके पास एसिड हो, नाइट्रिक एसिड HNO3, एसिटिक एसिड CH3COOH, HCl, तो ये वाटर में आयनाइज हो जाते हैं और इसमें जो है कंडक्शन होगी। लेकिन जो आपके पास कंप्लीटली नॉन पोलर हों, जैसे CH4 आपके पास है, या पेट्रोल है, या केरोसिन ऑयल है, या बेंजीन है, तो इसमें आयनाइजेशन नहीं होंगे, तो ये कंप्लीटली जो है फिर बेड कंडक्टर होंगे। यानी कोवेलेंट में दोनों किस्म पाए जाते हैं। जो एसिड्स वगैरह होते हैं तो उसमें आयनाइजेशन होती हैं, तो इसलिए उसमें कुछ ना कुछ कंडक्शन होगी। लेकिन अगर नॉन पोलर हो तो उसमें फिर बिल्कुल कंडक्शन नहीं होगी। और यहाँ आयोनिक कंपाउंड में सॉलिड स्टेट में कंडक्शन नहीं होगी क्योंकि आयन फिक्स होंगे। लेकिन अगर हम उनको पिघला दें या इनका सॉल्यूशन बना दें तो उसके आयन जो है फ्री हो जाएंगे और ये गुड कंडक्टर होगा, इसमें फिर कंडक्शन हो सकती है। तो ये तीन जो है इनका फिज़िकल स्टेट के ऊपर जो है बॉन्डिंग के असरात हैं कि जब बॉन्ड चेंज होगा तो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो है इसमें चेंज आएगा। इनके अलावा
केमिकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर जो है क्या असरात होंगे। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में रिएक्टिविटी या इनके अलावा जो बॉन्ड का डायरेक्शन होगा उनको आप जो है ऐड कर सकते हैं कि नंबर 1 इसमें आप लिख दें रिएक्टिविटी। अगर आपके पास आयोनिक बॉन्ड होगा तो आयोनिक कंपाउंड जो है केमिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ अगर आपके पास ये आयोनिक कंपाउंड है तो आयोनिक कंपाउंड्स आपके पास जो है हाईली रिएक्टिव होंगे, हाईली रिएक्टिव। और अगर कोवेलेंट हो तो कोवेलेंट को फिर 2 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे, पोलर और नॉन पोलर। तो हमारे पास इनकी जो है क्या ऑर्डर बनेगा। आयोनिक कंपाउंड में कंप्लीट प्लस माइनस होगा एक रीज़न, और यहाँ पर जो है पार्शियली पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होगा। तो ज़्यादा रिएक्टिव ये होंगे, फिर पोलर होंगे और फिर जो है नॉन पोलर होंगे। नॉन पोलर में बिल्कुल चार्ज जो है इनके ऊपर मौजूद नहीं होगा, ओवरऑल नॉन पोलर होंगे। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव आयोनिक, फिर पोलर, फिर नॉन पोलर। एक रीज़न तो ये है कि इसके ऊपर कंप्लीट पॉजिटिव नेगेटिव है, तो ये दूसरे पॉजिटिव नेगेटिव के साथ जो है तीसरी के साथ जो है अट्रैक्शन मौजूद होगा। जैसे हम इनको सिल्वर नाइट्रेट के साथ ट्रीट करा दें तो इसमें सिर्फ जस्ट एक्सचेंज ऑफ आयन होगा। एक रीज़न कंप्लीट पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। सेकंड रीज़न होगा कि रिएक्शन उसे कहते हैं जब ओल्ड बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं और न्यू बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। तो ये ऑलरेडी एक्वियस सॉल्यूशन में डिसोसिएटेड फॉर्म में होते हैं। इनको ऑलरेडी प्रेजेंट इन डिसोसिएटेड फॉर्म, यानी आधा काम तो इन्होंने किया है पहले से जो है डिसोसिएटेड फॉर्म में मौजूद है। जिस तरह हमने रिएक्शन को डिफाइन की कि पहले जो है ओल्ड बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे और न्यू बॉन्ड बनेंगे। इसमें कोवेलेंट कंपाउंड में आपको दोनों काम करने होंगे, यानी पहले जो है ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड एंड देन फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड। ये दोनों काम होंगे तो इनकी रिएक्शन स्लो होंगे कोवेलेंट की, और जो आयोनिक होंगे इसमें ये ऑलरेडी डिसोसिएटेड फॉर्म में होते हैं। तो आधा काम तो पहले से इन्होंने किया है, तो ये सिर्फ जस्ट एक्सचेंज दियर आएंगे तो इनका रिएक्शन फास्ट होगा। तीसरा रीज़न, इनके लिए नो नीड ऑफ प्रॉपर डायरेक्शन। इसमें कोई प्रॉपर डायरेक्शन बॉन्ड बनाने की ज़रूरत नहीं है। नो नीड ऑफ प्रॉपर डायरेक्शन, यानी आपके पास ये एक केटाइन है सोडियम, तो इनके जिस एंगल पर भी एनाइन मौजूद होगा वो इनके साथ अट्रैक्शन रख सकता है और इसको हम बॉन्ड कहेंगे। लेकिन यहाँ पर जो है कोवेलेंट कंपाउंड में प्रॉपर डायरेक्शन चाहिए। जैसे ये आपके पास मीथेन है तो मीथेन की ये sp3 ऑर्बिटल है, इनके पास जब s ऑर्बिटल आएगा तो इनका डायरेक्शन इनके सामने होना चाहिए इसी तरह, यानी जो 109.5 डिग्री इसके बी ऑर्बिटल के बीच में जो एंगल होगा, इसी एंगल के ऊपर हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल इसी डायरेक्शन में आना चाहिए, तो तभी जो है बॉन्ड बनेगा। और इनके लिए डायरेक्शन की ज़रूरत ही नहीं है, तो इनका रिएक्शन जो है आयोनिक का फास्ट होगा और कोवेलेंट का जो है स्लो होगा। थर्ड, इनके अलावा सेकंड एक और रीज़न केमिकल प्रॉपर्टीज़, वही जिस तरह हमने डायरेक्शन ऑफ बॉन्ड, इनको आप इंक्लूड कर सकते हैं डायरेक्शन ऑफ बॉन्ड कि आयोनिक में, आयोनिक कंपाउंड्स में आयोनिक बॉन्ड होगा और उनके लिए डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह हमने वहाँ पे एक्सप्लेन किया कि ये केटाइन के साथ एनाइन जिस एंगल पर भी होगा, इसमें वैसे भी आयोनिक कंपाउंड में ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग नहीं होती, इसमें जस्ट आपके पास पॉजिटिव नेगेटिव आयन के बीच में अट्रैक्शन होगा, तो वो किसी भी एंगल पर हो सकता है। लेकिन जो कोवेलेंट कंपाउंड होंगे उसमें ऑर्बिटल एक प्रॉपर डायरेक्शन में, एक्सिस ऑफ सिमेट्री उसमें होनी चाहिए, तो इनके रिएक्शन इसलिए स्लो होते हैं। तो इनको आप अलग डायरेक्शन ऑफ बॉन्ड
इनके पॉइंट हेडिंग के थ्रू जो है इनको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आयोनिक कंपाउंड में डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती। आयोनिक बॉन्ड जो है नॉन डायरेक्शनल है, ये हर एक सेप में जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है एक दूसरे के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड है आयोनिक। और जो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं ये डायरेक्शनल होते हैं। जिस तरह हम VBT में एक पॉइंट है कि ऑर्बिटल के बीच में एक्सिस ऑफ सिमेट्री होनी चाहिए, यानी आपके पास अगर एक p ऑर्बिटल x एक्सिस पर मौजूद है तो दूसरा भी इसी x एक्सिस पर होना चाहिए, तो तभी बॉन्ड बनेगा। इस तरह नहीं हो सकता कि आपके पास एक x एक्सिस पर हो और दूसरा ऑर्बिटल जो है y एक्सिस पर हो, इसके बीच में एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं है तो इनके बीच में बॉन्ड नहीं बन सकता। तो इसी तरह जो मीथेन बनता है तो ये हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल और ये sp3 कार्बन का ये ऑर्बिटल बिल्कुल एक एंगल पे होने चाहिए, तो तब बॉन्ड बनेगा। तो जैसे जैसे हमारे पास बॉन्ड चेंज होगा तो इनके कैरेक्टरिस्टिक फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंज आएगा। इनके अलावा आप इसमें फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इनको भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर आयोनिक का जो है आयोनिक कंपाउंड का इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ये ग्रेटर होगा, लेकिन जो कोवेलेंट कंपाउंड होंगे वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में होते हैं और उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करेगा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के ऊपर। तो जनरली इनका जो है मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट जो है कम होगा और आयोनिक कंपाउंड का ज़्यादा होगा। तो फिर अगर उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बढ़ेंगे तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, लेकिन जनरली वो आयोनिक कंपाउंड से जो है मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इनका कम होगा। इस कैरेक्टरिस्टिक को मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट को आप फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में ऐड कर सकते हैं। ये वाला जो है आपके पास केमिकल प्रॉपर्टीज़, इनको आप रिएक्टिविटी का हेडिंग दे दें कि एक तो आयोनिक कंपाउंड की रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी कोवेलेंट के निस्बत। इनके 3 रीज़न बता दिए कि इसमें कंप्लीट पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होगा। दूसरा, ये पहले से आयनाइज फॉर्म में होते हैं, बॉन्ड टूटे होते हैं तो सिर्फ जस्ट एक्सचेंज ऑफ आयन होगा। और तीसरा रीज़न कि इसमें कोई प्रॉपर डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है, किसी भी एंगल पर ये बॉन्ड बना सकते हैं। और कोवेलेंट कंपाउंड में प्रॉपर डायरेक्शन होना चाहिए और पहले ओल्ड बॉन्ड ब्रेक होंगे फिर नए बॉन्ड बनेंगे, तो इसलिए इनका रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होगा। फिर भी अगर तीनों को हम ऑर्डर में रखते हैं तो आयोनिक रिएक्टिव होंगे, फिर पोलर और फिर नॉन पोलर लीस्ट रिएक्टिव होंगे। और ये डायरेक्शन ऑफ बॉन्ड इसको आप अलग से एक्सप्लेन कर दें। और मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट जो है वो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में ऐड कर दें, जिसमें हमने कंडक्टिविटी, फिज़िकल स्टेट इनको एक्सप्लेन किया, सॉल्युबिलिटी को एक्सप्लेन किया। तो जिसमें आयोनिक बॉन्ड होगा उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ग्रेटर होगा कोवेलेंट के निस्बत। रीज़न क्या होगी कि आयोनिक कंपाउंड में हम चार्ज मैग्नीट्यूड से उनको एक्सप्लेन करते हैं आयोनिक बॉन्ड के थ्रू, लैटिस एनर्जी के थ्रू, जो प्लस माइनस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। लेकिन कोवेलेंट जो मॉलिक्यूल होंगे, कंपाउंड होंगे, उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के ऊपर जो है डिपेंड करेगा। और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आपके पास फिर हाइड्रोजन बॉन्ड, डाइपोल, डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल ये हो सकते हैं, उसमें फिर अलग ऑर्डर बना सकते हैं। लेकिन जस्ट इस हेडिंग के तहत आप ये कह सकते हैं कि आयोनिक का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, क्योंकि आयोनिक बॉन्ड इंटर एटॉमिक बॉन्ड में आता है और कोवेलेंट जो कंपाउंड होते हैं उनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करेगा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के ऊपर, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीकर होते हैं एज़ कम्पेयर टू द आयोनिक बॉन्ड। शुक्रिया।